हाय एवरीवन। तो आज हम समझेंगे टैरिफ्स क्या होते हैं, हिस्ट्री से आज तक, इंडिया और दुनिया का फुल अपडेट। जब भी गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाती है उसे कहते हैं टैरिफ। लेकिन ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये प्राइजेस, जॉब्स और पूरी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकता है। अब हम समझेंगे टैरिफ का ओरिजिन, मार्केट पे असर और इंडिया और बाकी देशों की लेटेस्ट सिचुएशन, सो दैट आप फैक्ट्स के साथ अपना ओपिनियन बना सको। तो सबसे पहले समझते हैं टैरिफ्स कहाँ से आए। टैरिफ्स का आइडिया बहुत पुराना है। जब भी एंशियंट ट्रेडर्स बॉर्डर क्रॉस करते थे, लोकल रूलर्स उनसे टैक्स वसूल करते थे। लेकिन मॉडर्न टैरिफ का असली गेम शुरू हुआ 16th से 18th सेंचुरी के बीच, जिसे हम कहते हैं मर्केंटिलिस्ट पीरियड। उस टाइम का सिंपल गोल था ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, कम इंपोर्ट्स और अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिपेंडेंस हासिल की तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए 1789 में अमेरिका ने अपना फर्स्ट टैरिफ लॉ पास किया, जिसे कहते हैं टैरिफ ऑफ 1789। इस टैरिफ के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रेज करना और छोटी सी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। इसका रिजल्ट, गवर्नमेंट का डेट कम हुआ और लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी। यानी स्टार्टिंग में टैरिफ एक सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन जब टैरिफ्स बहुत ज़्यादा और एग्रेसिव हो जाते हैं तो प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है। 1930s में अमेरिका ने एक नया लॉ पास किया, स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट। इसके अंदर इंपोर्ट्स पे बहुत हैवी टैरिफ लगाए गए और हिस्ट्री के हिसाब से इससे ग्लोबल ट्रेड स्लो हुआ और ग्रेट डिप्रेशन और डीप हो गया। इसके बाद दुनिया को एक ही इंपॉर्टेंट लेसन मिला, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टैरिफ नहीं होता। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंट्रीज ने बोला इनफ, अब मिलकर ट्रेड करते हैं। इसलिए 1947 में गैट आया और बाद में 1995 में WTO फ्रेमवर्क। इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक क्लियर एम था, टैरिफ्स को ग्रेजुअली रिड्यूस करना, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ट्रेड बनाना और ट्रेड वॉर्स को अवॉइड करना। और यहीं से स्टार्ट हुआ ग्लोबल मॉडर्न ट्रेड सिस्टम। पर जैसे आप देखेंगे टैरिफ्स कभी गए नहीं, बस शेप चेंज करते रहे। तो टैरिफ्स की हिस्ट्री हमें एक ही बात सिखाती है, टैरिफ्स पावरफुल टूल हैं, लेकिन उनका यूज सोच समझ के करना पड़ता है। टैरिफ पहले रेवेन्यू टूल थे, फिर वो प्रोटेक्शन का इंस्ट्रूमेंट बन गए। आज ये जियोपॉलिटिक्स प्लस सप्लाई चेन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। चलिए अब समझते हैं टैरिफ्स मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब टैरिफ लगता है तो मार्केट में एक्चुअली क्या होता है। इसके 3 मेजर इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऊपर जाती है। जब किसी इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगते हैं तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, और जब इंपोर्टर ज़्यादा पैसे देता है तो वो कॉस्ट कस्टमर को बेयर करना पड़ती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, अप्लायंसेस के प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाते हैं। यानी टैरिफ का पहला इम्पैक्ट होता है आपकी पॉकेट पर। सेकंड, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिलता है। मतलब जब इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाती हैं तो लोकल कंपनीज को एक टेम्परेरी एडवांटेज मिलता है। इससे लोकल कंपनीज को ग्रो करने का टाइम मिलता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलता है। लेकिन एक रिस्क भी होता है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा लंबा चला तो कंपनीज लेजी हो सकती हैं और इनोवेशन स्लो हो सकता है। इसलिए टैरिफ्स को यूजुअली टेम्पररी सपोर्ट माना जाता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। टैरिफ का थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट होता है सप्लाई चेन शिफ्ट। कंपनी सोचती हैं अगर यहाँ से इंपोर्ट महंगा हो गया तो क्या हम किसी और कंट्री से सोर्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सप्लाईज चेंज होते हैं, फैक्ट्रीज रिलोकेट होती हैं, नए ट्रेड रूट्स बनते हैं। इसी को कहते हैं नियर शोरिंग, मतलब पास के कंट्रीज से सोर्सिंग, और फ्रेंड शोरिंग, मतलब ट्रस्टेड कंट्रीज के साथ ट्रेड करना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। WTO, UNCTAD जैसे ग्लोबल ट्रेड डेटा दिखाते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN टैरिफ्स अभी भी डिफॉल्ट रूल हैं। मतलब मेजॉरिटी ग्लोबल ट्रेड MFN रूल्स पर ही होता है। लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे कि EV, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, वहाँ कंट्रीज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यूज करती हैं। मींस ओवरऑल सिस्टम फ्री ट्रेड का है, पर सेंसिटिव एरियाज में इकोनॉमिक्स कॉशियस हैं। तो जब भी टैरिफ लगता है उसका असर सिर्फ प्राइस पर नहीं होता, फैक्ट्रीज, जॉब्स और ग्लोबल सप्लाई चेन तक जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। MFN टैरिफ वो स्टैंडर्ड ड्यूटी होती है जो कोई कंट्री बाकी WTO मेंबर कंट्रीज के गुड्स पर लगाती है, जब तक कोई स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट ना हो। मतलब अगर US, इंडिया या यूरोपियन यूनियन किसी एक WTO मेंबर कंट्री को एक टैरिफ देते हैं तो WTO के रूल के अकॉर्डिंग वही रेट बाकी सारे WTO मेंबर कंट्रीज को भी देना पड़ेगा। इसका मेन गोल क्या है, फेयर ट्रेड, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और ग्लोबल मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड। इसलिए इसका नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्योंकि अगर एक को फेवर मिला तो सबको मिलेगा। अब यहाँ ट्विस्ट ये है
कि कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए या कस्टम यूनियंस बना सकती हैं। एफटीए के अंदर कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज को लोअर या जीरो टैरिफ मिलता है और बाकी सबके लिए एमएफएन डिफॉल्ट टैरिफ होता है। इसका मतलब एमएफएन मींस डिफॉल्ट रूल और एफटीए मींस स्पेशल डिस्काउंट डील। इस वजह से ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत पावरफुल टूल हो जाते हैं। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बिजनेस और लॉजिस्टिक्स में एमएफएन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। शिपर्स और इम्पोर्टर्स एमएफएन को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि इंपोर्ट कॉस्ट को एस्टिमेट करना। एमएफएन टैरिफ ही बताता है किसी प्रोडक्ट पे कितना मिनिमम ड्यूटी लगेगा। इससे प्रोडक्ट की टोटल लैंडेड कॉस्ट डिसाइड होती है। सोर्सिंग स्ट्रेटजी बनाना, कंपनीज अक्सर सोचती है क्या हम किसी एफटीए कंट्री से सोर्स कर सकते हैं जहां ड्यूटी ना देना पड़े। कस्टम्स कंप्लायंस, प्रोडक्ट का एचएस कोड सही क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। गलत एचएस कोड मींस गलत एमएफएन टैरिफ मींस गलत कॉस्ट। इसलिए एमएफएन सिर्फ पॉलिसी टर्म नहीं है, ये डेली बिजनेस की एक रियलिटी है। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इसको दो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप मेंस कॉटन शर्ट अमेरिका भेज रहे हो, तो उसमें यूएस का एमएफएन टैरिफ लगेगा जो कि 16.5% है। तो अगर शिपमेंट चाइना से आ रही है तो फुल 16.5 एमएफएन टैरिफ लगेगा। बट अगर ये मैक्सिको या कनाडा से आ रही है तो वहाँ जीरो टैरिफ लगेगा, क्योंकि यूएसएमसीए एग्रीमेंट है। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, बस कंट्री चेंज हुई और कॉस्ट एडवांटेज मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन का एमएफएन टैरिफ्स कार्स पर 10% है। अगर यूएस कार एक्सपोर्ट करे जर्मनी को तो 10% एमएफएन ड्यूटी लगेगी। बट अगर साउथ कोरिया से कार आएगी तो जीरो टैरिफ है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया के बीच में एफटीए है। इसलिए ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज सिर्फ क्वालिटी नहीं, ट्रेड एग्रीमेंट्स देखकर भी फैक्ट्री की लोकेशन चूज करती हैं। तो अब हम आगे इंडिया, चाइना, यूएस और यूरोपियन यूनियन के टैरिफ्स डिसीजन देखेंगे। याद रखना, एमएफएन बेसलाइन होता है और एफटीए गेम चेंजर बन जाता है। तो चलो इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया की टैरिफ पॉलिसी लास्ट फ्यू ईयर्स में रैशनलाइजेशन प्लस मेक इन इंडिया के मिक्स पर चल रही है। कुछ की अपडेट्स, एवरेज एमएफएन टैरिफ डब्ल्यूटीओ की प्रोफाइल के हिसाब से इंडिया का सिंपल एवरेज एमएफएन अप्लाइड 15 to 16% है और इफेक्टिव अप्लाइड 8% है। मींस नॉमिनल रेट्स हाई लग सकते हैं पर एग्जम्पशंस के थ्रू इफेक्टिव बर्डन लोअर होता है। रीसेंट बजट ने टैरिफ्स के स्लैब्स को सिंप्लीफाई किया है, इन्वर्टेड ड्यूटी एड्रेस की है और इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरीज, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे स्ट्रेटेजिक गुड्स पर टारगेटेड रिलीफ दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, अगर एमएफएन टैरिफ सबके लिए सेम होता है तो कंट्रीज स्पेशल ट्रेड डील्स क्यों बनाती हैं? आंसर सिंपल है, चीपर ट्रेड, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और जॉब्स। इन्हीं स्पेशल अरेंजमेंट्स को कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए। अब चलो इंडिया के ट्रेड डील्स को वन बाय वन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले इंडिया इफ्ता टैपा। ये डील इंडिया ने मार्च 2024 को साइन की और अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो चुकी है। इस डील की सबसे यूनिक बात है कि इफ्ता कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड 1 मिलियन जॉब्स क्रिएशन इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। और इसके बदले में इंडिया और इफ्ता कंट्रीज ने ग्रेजुअली टैरिफ्स को कम करने का एग्रीमेंट किया है, लेकिन सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोटेक्टेड रखे गए। इसका मतलब ट्रेड भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और इंडिया के वल्नरेबल सेक्टर्स सेफ रहेंगे। इसलिए इस डील को काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट फोकस्ड एफटीए बोलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। ये डील मई 2025 में कंक्लूड हो गया और एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। इस एग्रीमेंट का कोर आइडिया सिंपल है, यूके से इंडिया आने वाले कुछ गुड्स पर टैरिफ्स कम होंगे, जैसे स्पिरिट्स और ऑटोमोबाइल्स पर। इंडिया से यूके जाने वाले गुड्स के लिए यूके मार्केट ज़्यादा ओपन हो जाएगा और इंडिया एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा बेटर एक्सेस मिलेगा। यूके पार्लियामेंट ने रिसेंटली इस डील को क्लोजली रिव्यू किया है, लेकिन ओवरऑल कमेंट ये रहा, ये एक सिग्निफिकेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डील है। सिंपल वर्ड्स में, यूके को इंडिया का फास्ट ग्रोइंग मार्केट चाहिए और बदले में इंडिया को यूके का स्टेबल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मिला। अब आते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, जिसे काफ़ी लोग मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी बोल रहे हैं। द गुड न्यूज़ इज नेगोशिएशन जनवरी 2026 में कंक्लूड हो चुके हैं, बट डील अभी इफेक्ट में नहीं आया है क्योंकि अभी लीगल चेकिंग, यूरोपियन यूनियन के मल्टीपल कंट्रीज की पार्लियामेंट में अप्रूवल और फॉर्मल रेटिफिकेशन बाकी है। इसका मतलब ग्राउंड लेवल पर टैरिफ कट्स और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर से दिखाई देंगे। लेकिन सिग्नल क्लियर है, इंडिया ग्लोबली ज़्यादा इंटीग्रेटेड ट्रेड की तरफ जा रहा है। तो जब इंडिया ट्रेड लगाता भी है और एफटीएस भी साइन करता है
तो उसका एक ही गोल होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, ग्लोबल ट्रेड से फायदा उठाना और जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करना। तो चलो एक क्विक वर्ल्ड टूर करते हैं और देखते हैं कि बाकी बड़ी इकोनॉमीज टैरिफ्स को कैसे यूज कर रही हैं। सबसे पहले देखते हैं यूएस और चाइना। यूएस ने चाइना के अगेंस्ट सेक्शन 301 टैरिफ्स लगाए हुए हैं और 2024 के बाद ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे 100% टैरिफ है। सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल्स, बैटरीज जैसे क्रिटिकल प्रोडक्ट्स पे भी हाई ड्यूटीज़ हैं। ये टैरिफ्स लगातार ग्रेजुअली इंप्लीमेंट होते जा रहे हैं। बीच बीच में कुछ प्रोडक्ट्स को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, कभी ट्रूस, कभी एग्जाम्पशन। लेकिन बिग पिक्चर यह है कि यूएस का चाइना के साथ टफ स्टैंड अभी भी सेम ही है, यानी ट्रेड वॉर पुश हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ। और अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर एक्शन लिया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ईयू ने कहा चाइनीज ईवीज कंपनीज को अनफेयर सब्सिडीज मिल रहे हैं, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने कंपनी स्पेसिफिक टैरिफ्स लगाए। जैसे कि BYD एक चाइना की कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, उस पे 17%, लाइकवाइज गीली पे 19%, SAIC पे 35% और जो टेस्ला चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पे 8%। ये सब EU की एग्जिस्टिंग 10% कार टैरिफ के ऊपर है और ये 5 साल के लिए वैलिड है। इसको सिंप्लीफाई करें तो चाइनीज EVs यूरोप में महंगी है, तो इससे यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। अब चाइना की डोमेस्टिक साइड को देखें तो चाइना ने रिसेंटली नया टैरिफ एडजस्टमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम, कुछ पर कंट्रोल्स और लाइसेंसिंग ज़्यादा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पे टाइट कंट्रोल। यानी चाइना का अप्रोच है थोड़ा ओपन ट्रेड लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के साथ। और अब अगर ग्लोबल पिक्चर देखें तो WT और UNCTAD के डेटा क्लियर ट्रेंड दिखाते हैं। MFN टैरिफ अभी भी ग्लोबल ट्रेड का बेस रूल है, लेकिन सब कुछ फ्री ट्रेड नहीं है। आज के टाइम पे EVs, चिप्स, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में टैरिफ वॉल्स वापस आ रहे हैं। इस ट्रेंड को लोग कहते हैं सिलेक्टिव प्रोटेक्शन, फ्रेंड शोरिंग, यानी ट्रस्टेड कंट्रीज के साथ ट्रेड करना। सिंपल वर्ड्स में दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड, लेकिन स्ट्रेटेजिक गुड्स में सेफ्टी फर्स्ट। तो आज की ग्लोबल इकोनॉमी में टैरिफ्स खत्म नहीं हुए हैं, बस स्मार्ट और टारगेटेड हो गए हैं। 3 फरवरी 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट आया है। यूएस ने इंडिया पे लगाने वाले टैरिफ 18% कर दिया है। ये अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने PM मोदी को कॉल करके बताया और PM मोदी ने पब्लिक पोस्ट में 18% रेट को कंफर्म भी किया। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं पिछले साल जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी रशियन ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से लग रही थी, वो भी हटा दी गई है। इसलिए इफेक्टिव बर्डन सीधा 50% से 18% हो गया है। इसका मार्केट में रिएक्शन, सेंसेक्स और निफ्टी ने जंप लिया और टेक्सटाइल, लेदर, सी फूड, केमिकल्स जैसे एक्सपोर्टर्स के स्टॉक्स में तेज रैली देखी गई, क्योंकि यूएस हमारा सबसे बड़ा एक सिंगल एक्सपोर्ट मार्केट है। तो अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इन सब चीज़ों का मतलब आपके लिए क्या है? अगर आप बिजनेसमैन हो, ट्रेडर या एक्सपोर्टर हो, तो आप टैरिफ को इग्नोर नहीं कर सकते। आज कंपनीज को अपना बिल ऑफ मटेरियल दोबारा डिज़ाइन करना पड़ता है, ड्यूटी फ्री और FTA राउट्स एक्टिवली देखना पड़ता है और इंडिया में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और सिंपलर कस्टम रूल्स का स्मार्ट यूज़ करना पड़ रहा है। सिंपल वर्ड्स में जो कंपनी टैरिफ प्लानिंग करेगी वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगी। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो पिक्चर ये है, राइट नाउ इन सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए इन एरिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, याद रखें ट्रेड पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क को भी फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। और आखिरी ग्रुप कंज्यूमर्स, यानी हम और आप। शॉर्ट टर्म में कुछ प्रोडक्ट्स महंगी हो सकती हैं, प्राइस थोड़ा अप डाउन हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा स्टेबल होगी और डिपेंडेंस कम होगी इंपोर्ट्स पर। मतलब आज थोड़ा एडजस्टमेंट, कल ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सिंपल बात यह है, टैरिफ्स का इम्पैक्ट सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं होता, वो फैक्ट्री, इन्वेस्टमेंट और घर के बजट तक पहुंचता है। तो आई होप आपको टैरिफ पे ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय फॉर नाउ।